हेलो पीपल, दिस इज चैनल CATV एंड अप्रॉक्स अराउंड 1 से 1.5 महीने बाद कुछ वीडियो आ रहा है। इनफैक्ट इसके पहले भी एक ब्लड डोनेशन का करा था एंड ठीक है, वो तो नॉर्मल सी चीज़ थी, इतना कुछ ऐसा था नहीं। एंड सोचा कि अब क्यों ना वीडियो बनाया जाए और वही सिस्टमेटिक रिवीजन चलता रहेगा। इधर हम प्रोविज़न पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम साथ में क्वेश्चंस करेंगे। जिनको धीरे लग रहा होगा वो इंटू 2 कर देना, तो इसी बहाने उनका जल्दी हो जाएगा। पर हम जो पढ़ेंगे एक बार सिस्टमेटिक पढ़ेंगे, राइट? तो सिस्टमेटिक पढ़ेंगे, देन उसके नोट्स बन जाएंगे, तो अगले वीडियोस में नोट्स के थ्रू पढ़ लेंगे। पर जो भी है हम क्वेश्चंस को भी साथ में करेंगे, ठीक है? आती है बात सबसे पहले डेफिनेशंस की। तो डेफिनेशन में सबसे पहले चेयरपर्सन। तो देखो, चेयरपर्सन क्या होता है? अपीलेट ट्रिब्यूनल में इसको चेयरपर्सन बोलते हैं। अब यही अगर ट्रिब्यूनल की बात करें तो उसे प्रेसिडेंट बोला जाता है, ठीक है? तो अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल में जो पर्सन होता है उसको चेयरपर्सन बोलते हैं और ट्रिब्यूनल में उसको प्रेसिडेंट बोलते हैं। अब देखो क्या लिखा है, जुडिशियल मेंबर मीन्स ए मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल। क्या? जुडिशियल मेंबर ट्रिब्यूनल के मेंबर है और अपीलेट ट्रिब्यूनल दोनों के मेंबर जुडिशियल मेंबर है। अपॉइंटेड एज सच एंड इंक्लूड्स द प्रेसिडेंट और द चेयरपर्सन। मतलब कि जुडिशियल मेंबर में प्रेसिडेंट भी है, चेयरपर्सन भी, क्योंकि ये इंक्लूड्स में कवर है, और जो अपने मेंबर भी है। तो ऐसा तो उन्होंने टेक्निकल में, इधर उन्होंने मेंबर में ऐसा बोला, टेक्निकल मेंबर नहीं। मेंबर का मतलब क्या होता है? तो मेंबर में तो अपन ने पढ़ लिया ना, जब जुडिशियल मेंबर में ही प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन इंक्लूड है, तो मेंबर में क्या है? जुडिशियल और टेक्निकल ऑफ द ट्रिब्यूनल। मतलब मेंबर में एक नई चीज़ आ गई है कि जुडिशियल और टेक्निकल ऑफ द ट्रिब्यूनल और द अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब मेंबर है तो उसमें प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन भी आ जाएगा। मतलब छोटे में चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन के साथ मेंबर को जोड़ दो तो जुडिशियल मेंबर हो जाएगा, उसके साथ टेक्निकल मेंबर को जोड़ दो तो मेंबर की डेफिनेशन आ जाएगी। अब आती बात ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की। ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल सेक्शन 420 क्या लिखा हुआ है? द ट्रिब्यूनल, अभी अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात नहीं कर रहे, द ट्रिब्यूनल में आफ्टर गिविंग द पार्टीज टू एनी प्रोसीडिंग बिफोर इट अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड पास सच ऑर्डर। तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, फिर ऑर्डर पास होगा, ठीक है? द ट्रिब्यूनल में at any time within 2 years from the date of order with the view to rectify any mistake apparent on the record or amend any order passed by it। तो ऑर्डर से पहले अपॉर्चुनिटी और बीइंग हर्ड, और साथ ही साथ ऑर्डर देने के 2 साल के अंदर अंदर वो रेक्टिफाई भी कर सकती है मिस्टेक को और अमेंड भी कर सकती है। अब प्रोवाइडेड एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर किसी ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील हो गई, ठीक है, तो भले ही उस ऑर्डर को 2 साल नहीं हुए हैं, अब वो नहीं कर पाएंगे हम अमेंड या रेक्टिफाई। तो देखिए, प्रोवाइडेड एट नो सच अमेंडमेंट शैल बी मेड, कोई अमेंडमेंट कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्डर अगेंस्ट विच अपील हैज बीन प्रेफर्ड। और ऑर्डर की कॉपी जो है, कॉपी ऑफ एवरी ऑर्डर पास अंडर दिस सेक्शन टू ऑल द पार्टीज कंसर्न। अब बात आती है कि यार देखो, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर तो आ चुका है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी है, ठीक है, ऑर्डर आ गया है। अब ऑर्डर पे अपील करना है तो कर सकते हो आप NCLAT पे। ये लिखा हुआ है, पर्सन जो एग्रीव्ड है बाय द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। सिचुएशन जब अपील नहीं कर सकते तो नो अपील शेल लाई टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल फ्रॉम द ऑर्डर मेड बाय द ट्रिब्यूनल विद द कंसेंट। अगर ऑर्डर विद कंसेंट है तो आप अपील नहीं कर सकते। अब बता रही है कि पीरियड फॉर फाइलिंग ऑफ एन अपील। अब अपील कितने दिन में फाइल कर सकते हैं? विद इन अ पीरियड ऑफ 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल इज मेड अवेलेबल। तो कॉपी अवेलेबल हुई एंड उसके 45 डेज में आप अपील कर सकते हो, जो भी फॉर्म ऑफ फीस में, ठीक है। और वो 45 दिन में आपको अपील करनी है, तो वो अगर 45 दिन एक्सपायर भी हो जाते हैं, ठीक है, तो विद इन फर्दर पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 45 डेज इंटरटेन कर सकता है ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल अपील को, ठीक है। अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है कि जो डिले है, ठीक है, अपीलेंट मतलब कि अपीलेंट वॉज प्रिवेंटेड by sufficient cause from filing the appeal within that period, if, ठीक है, if appellant is prevented। अब वही बात है कि अगर आपने अपील कर दी है तो फिर ऑर्डर आ जाएगा। अगर आपने 45 दिन में अपील कर दी या फर्दर 45 डेज, अगर अपीलेंट को प्रिवेंटेड है बाय सफिशिएंट कॉज, तो 45 डेज में आप और फर्दर एक्सटेंड होकर आप अपील कर सकते हो, ठीक है। एंड फिर जब है, अगर ऑर्डर देगी NCLAT तो ऑब्वियस सी बात है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देगी, ठीक है। और कॉपी ऑफ ऑर्डर जो है वो भी कंसर्न पार्टी सुधा अपील को जाएगा। चलो इस पर अब जो है हम क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहे हैं कि एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ NCLT के ऑर्डर से एग्रीव्ड थे, ठीक है,
पास विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। तो वो जो ऑर्डर है पास करा है विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, मतलब सिंपल सी बात है, आप अपील तो कर सकते हो 45 दिन के अंदर, ठीक है। मीनवाइल द ऑफिसर एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी वेंट ऑन अ स्ट्राइक फ्रॉम 10 मई 2019। अब 5 मई को, ठीक है, ऑर्डर आया, 10 मई को तुम जो है चले गए स्ट्राइक पे, क्योंकि वो डिमांड कर रहे हैं हायर पे एंड अलाउंसेस। तो मीनवाइल जो है अपनी बात हुई थी कि ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज जो है वेंट ऑन अ स्ट्राइक ऑन 10 मई 2019 डिमांडिंग हायर पे एंड अलाउंसेस, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच द ऑपरेशनल एंड मैनेजमेंट एक्टिविटी वर बैडली इफेक्टेड। अब उसी के कारण जो है ऑपरेशनल और मैनेजमेंट एक्टिविटी बैडली इफेक्ट हो गई। अब स्ट्राइक जो है वो वॉज कॉल्ड ऑफ ऑन 15 जून 2019। सी 5 मई को तो तुम्हारा ऑर्डर आया, ठीक है, उसके बाद 10 मई से लेके 15 जून तक अगर हम बात करें तो 15 जून तक जो है स्ट्राइक थी, 10 मई से 15 जून। अब देयर आफ्टर अपील वॉज फाइल्ड ऑन 25 जून, और 25 जून को जो है अपील फाइल करी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर 5 मई से अगर मुझे 45 दिन जोड़ने हैं तो फिर कितने निकलते हैं। तो अपील तो 19 जून तक हो जानी चाहिए थी, पर 25 जून को ही है, ठीक है। तो 25 जून को ये मतलब कि 45 दिन के बाद हो रही, तो ठीक है। अपीलेंट वैसे भी प्रिवेंटेड था बाय सफिशिएंट कॉज, ठीक है। अब सब प्रिवेंटेड ऐसा था क्योंकि स्ट्राइक हो गई थी, तो इस कारण से जो है अपील तो एडमिसिबल है। मैक्सिमम पीरियड अलाउड फॉर कंडोनेशन, कंडोनेशन के लिए मैक्सिमम पीरियड तो 45 डेज है। इंपॉर्टेंट ये आता है, इस अपील ट्रांसफरेबल टू अ बेंच कंसिस्टिंग ऑफ 2 मेंबर। तो क्या जिस बेंच में 2 मेंबर है, क्या अपील उधर ट्रांसफर हो सकती है क्या? तो मतलब ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि क्या अपील ट्रांसफरेबल है टू अ बेंच कंसिस्टिंग ऑफ 2 मेंबर, मतलब ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि बेंच में 1 मेंबर होगा, अब जो है अपील ट्रांसफर करनी है दूसरे 2 मेंबर बेंच में, तो क्या कर सकते हैं क्या? तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या है इसका रिवर्ट, कि प्रोवाइडेड दैट द पावर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल शैल बी एक्सेसिबल बाय द बेंच। जो ट्रिब्यूनल के पावर्स है वो बेंच एक्सरसाइज करेगी, ठीक है, जिसके अंदर 2 मेंबर रहेंगे। वन ऑफ व्हिम शैल बी जुडिशियल मेंबर और अनदर जो है टेक्निकल मेंबर। तो ये ट्रिब्यूनल की बेंच होती है जिसमें जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर होते हैं। इट शैल बी कॉम्पिटेंट फॉर द मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल ऑथराइज इन दिस बिहाफ टू फंक्शन एज अ बेंच कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल जुडिशियल मेंबर। तो जो है, तो इट शैल बी कॉम्पिटेंट, ये कॉम्पिटेंट है फॉर द मेंबर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल कि वो सिंगल जुडिशियल मेंबर बेंच भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सिंगल जुडिशियल मेंबर है एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच क्लास ऑफ सच मैटर, ठीक है, एज द प्रेसिडेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर स्पेसिफाई। तो वो पावर एक्सरसाइज करेंगे। तो ट्रिब्यूनल जो है मे फंक्शन एज सिंगल जुडिशियल मेंबर 2, मे फंक्शन एज अ सिंगल मेंबर बेंच 2। अब किसी भी स्टेज ऑफ हियरिंग पे अगर ऐसा लग रहा है कि इट अपीयर्स टू द मेंबर दैट द मैटर इज ऑफ सच नेचर कि वो बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ 2 मेंबर्स द्वारा सुनना चाहिए, तो जो मैटर है वो उधर चले जाएगा। द मैटर में बी ट्रांसफर्ड बाय द प्रेसिडेंट और एज द केस में बी रेफर्ड टू हिम फॉर ट्रांसफर। Remember, the matter may be transferred by the president or as the case may be referred to him for transfer to such bench as president may deem fit। तो किसी भी स्टेज ऑफ हियरिंग और सच केस और मैटर इट अपीयर्स टू द मेंबर को लग रहा है कि केस और मैटर इज ऑफ सच नेचर या ऑट टू बी हर्ड बाय बेंच कंसिस्टिंग ऑफ 2 मेंबर, द केस और मैटर में बी ट्रांसफर्ड बाय द प्रेसिडेंट। ट्रांसफर कौन करेगा? प्रेसिडेंट ट्रांसफर करेगा, ठीक है, ट्रांसफर करने के लिए टू सच बेंच एज प्रेसिडेंट मे डीम फिट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है बात कर ली है कि ट्रिब्यूनल वैसे 2 मेंबर बेंच की होती है, पर ट्रिब्यूनल में फंक्शन एज अ सिंगल मेंबर बेंच, और कभी लग रहा है कि मेंबर को कि वो जो केस है वो सच नेचर का है कि उधर ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, तो ऐसे केस में प्रेसिडेंट जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, चलो, ठीक है, ध्यान देना, राइट। एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल NCLT डेटेड 3 अप्रैल। चलो, पास विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। अब कंसेंट नहीं है तो हम अपील कर सकते हैं, ठीक है। सोलन मिनरल्स लिमिटेड डिसाइडेड टू फाइल एन अपील बिफोर द ऑनरेबल NCLT। द ऑर्डर वॉज रिसीव बाय द कंपनी ऑन 4 अप्रैल, ठीक है, 4 अप्रैल को रिसीव हुआ। एम्प्लॉय एंड ऑफिसर्स वर वेंट। द ऑर्डर वॉज रिसीव बाय द कंपनी ऑन 4 अप्रैल। द ऑफिसर एंड एम्प्लॉय वेंट ऑन द स्ट्राइक फॉर द पीरियड ऑफ 10 days। ओके, चलो, स्ट्राइक पे चले गए फॉर द पीरियड ऑफ 10 days फ्रॉम 22 मई डिमांडिंग हायर बोनस एंड पे, ठीक है, ओके। इन व्यू ऑफ दिस द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी वॉज फोर्स टू अ ग्राइंडिंग हॉल ड्यूरिंग द स्ट्राइक पीरियड। कुछ नहीं कर पाए। देयर आफ्टर द अपील वॉज फाइल्ड ऑन 6 जून। तो फिर 6 जून को अपील फाइल करी। अरे मुझे बताओ कि 4 अप्रैल है, 4 अप्रैल को 45 दिन में ख़त्म करना है,
तो 30 में से हमने 4 माइनस करा 26, 45 दिन अगर हम बात करें तो 19 मई तक हो जाना चाहिए, पर ये 6 जून को फाइल करिए, ठीक है। तो वही क्वेश्चन में सबसे पहले यही पूछेंगे कि वेदर द प्रपोज अपील जो 6 जून को कर रहे हैं वो एडमिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट केस ये है कि अपील तो 19 मई तक फाइल हो जानी चाहिए थी तुम्हारी, ठीक है, 45 डेज़ के अंदर। अगर हम बात करें, ठीक है, हो जानी चाहिए थी आपकी 19 मई तक, और एम्प्लॉय ऑफिसर तो 22 मई को स्ट्राइक पर गए थे, ठीक है। तो प्रपोज अपील तो एडमिट करने से रहे, ठीक है। अब देखो वेदर द मैक्सिमम पीरियड अलाउड बाय द NCLT फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले, तो ठीक है, मैक्सिमम पीरियड क्या है 45 डेज, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है समझना कि ड्यूरिंग द 45 डेज का सीन था वो। एक चीज़ ये समझने की कि हमको ऑर्डर रिसीव से हमको 45 दिन देखना है, तो ऑर्डर की डेट होगी, ऑर्डर रिसीव होगा, देन ऑर्डर रिसीव से 45 डेज देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ हमको ये ध्यान रखने की कि 44 अगर 3 को ऑर्डर है, 4 को ऑर्डर रिसीव हो रहा है, तो वहाँ से 45 डेज देखने। उस टाइम का ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी उस क्वेश्चन के इम्पॉर्टेंट एलिमेंट को लिखते हुए अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रोसीजर बिफोर ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। अभी अपन बात करें कि हम अपील करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो इसकी अपील की प्रोसीजर भी तो होगी पर्टिकुलर, ठीक है। तो ये प्रोसीजर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस टू बी फॉलोड, ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल shall not while disposing of any proceeding before it or as the case may be an appeal before it बाउंड बाय द प्रोसीजर। तो ये कोई बाउंड नहीं है बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इनको फॉलो करना है। सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और IBC एंड ऑफ एनी रूल्स मेड देयर अंडर द ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल हैव पावर टू रेगुलेट देयर ओन प्रोसीजर, ठीक है। उनके पास पावर है टू रेगुलेट देयर ओन प्रोसीजर। तो भले ही ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से बाउंड नहीं है, बट वेस्टेड विद सेम पावर एज दैट ऑफ सिविल कोड। ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से बाउंड नहीं है, बस के पास पावर जो सिविल कोड के ही है। तो सिविल कोड पावर्स हमको वैसे भी जानने की जरूरत नहीं है। अब आती है इन्फोर्समेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर मेड। तब जब भी ऑर्डर देते हैं तो उसका इन्फोर्समेंट एग्जीक्यूशन के बारे में समझ रहे हैं कि एनी ऑर्डर मेड बाय ट्रिब्यूनल अपीलेट ट्रिब्यूनल में बी इन्फोर्स बाय दैट ट्रिब्यूनल इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डिग्री मेड बाय कोर्ट, ठीक है। तो जैसे कोर्ट डिग्री करता है वैसे ही इन्फोर्स करेगा ये ऑर्डर बाय ट्रिब्यूनल। तो ऑर्डर का जो एग्जीक्यूशन है वो सेम ही होगा जैसे डिग्री का एग्जीक्यूशन करते हैं। तो इट शैल बी लॉफुल फॉर द ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल टू सेंड फॉर एग्जीक्यूशन, कि आप एग्जीक्यूशन के लिए ऑर्डर दे रहे हो ऑफ इट्स ऑर्डर टू द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट ऑफ हुज ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। तो ऐसे केस में ऐसा ही है कि अगर आप सेंड कर रहे हो फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर ऑफ टू द कोर्ट, फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स ऑर्डर टू द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स, तो लोकल कोर्ट को, ठीक है, आप दे रहे हो कि भैया प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो जाए। इन द केस ऑफ एन ऑर्डर अगेंस्ट अ कंपनी रजिस्टर ऑफिस, तो वो ये कि जो रजिस्टर ऑफिस पड़ा था मतलब कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स, ठीक है। अब ये लोकल लिमिट्स कंपनी के केस में देखेंगे कि कोर्ट सिचुएटेड विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ अ प्लेस द रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड, ठीक है। और अगर अदर पर्सन है, द पर्सन कंसर्न वॉलंटरी रिसाइड और कैरिंग ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर गेन। तो ऐसे केस में जो पर्सन कंसर्न वॉलंटरी रिसाइड और कैरिंग ऑन बिजनेस, जो भी पर्सन कंसर्न जो है बिजनेस कर रहा है, ठीक है, या पर्सनली जो है वर्क कर रहा है गेन के लिए, तो उसको दे दिया जाएगा, ठीक है। फिर आती है बात कि और प्रोसीडिंग्स बिफोर द ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल शेल बी डीम्ड टू बी द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो जो प्रोसीडिंग चल रही है ट्रिब्यूनल को, अपीलेट ट्रिब्यूनल को, तो उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मान लिया जाएगा। फालतू का सेक्शन था, इतना कुछ था ही नहीं सेक्शन में, ठीक है। मिसलेनियस प्रोविजंस है 425 से 434 कि पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। तो वही पनिश है फॉर कंटेम्प्ट, अवमानना करी है तो आपको पनिशमेंट दे दी जाएगी। तो इसको ध्यान नहीं देते हुए हम 426 पे पढ़े, तो डेलीगेशन ऑफ पावर, ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल जो ऑर्डर के थ्रू सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज ए बी स्पेसिफाइड इन दी ऑर्डर, वो डेलीगेट कर सकते हैं, ठीक है, एनी ऑफ इट्स ऑफिसर और एम्प्लॉय को वो ऑर्डर कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, और एनी अदर पर्सन ऑथराइज बाय टू इंक्वायर इनटू एनी मैटर। उनको लग रहा है कि ऑफिसर एम्प्लॉय को इंक्वायर कर लेना चाहिए, तो वो उसके रिस्पेक्ट में इंक्वायरी करने की परमिशन दे सकते हैं। इंक्वायरी करो और रिपोर्ट करो इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड इन दी ऑर्डर। चलो, जो प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफिसर, अदर एम्प्लॉयज ऑफ द ट्रिब्यूनल, चेयरपर्सन, मेंबर ऑफिसर और अदर एम्प्लॉय ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल। ओके, तो प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफिसर और अदर एम्प्लॉय
ऑफ ट्रिब्यूनल और चेयरपर्सन, मेंबर, ऑफिसर और अदर एम्प्लॉय ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट। ये पब्लिक सर्वेंट है। ये फालतू के बकवास सेक्शन है। फिर एक और आता है कि ट्रिब्यूनल में इन एनी प्रोसीडिंग्स फॉर वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। अभी आया ना कि वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स के रिस्पेक्ट में, प्रोसीडिंग्स फॉर वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, ठीक है, अंडर दिस एक्ट और अंडर और इन एनी प्रोसीडिंग्स अंडर द आईबीसी। तो वाइंडिंग अप का प्रोसीडिंग्स हो तो क्या लिखा हुआ है कि ट्रिब्यूनल में इन द प्रोसीडिंग्स फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी और आईबीसी की जो भी प्रोसीडिंग्स है, इन ऑर्डर टू टेक इनटू कस्टडी और अंडर इट्स कंट्रोल all property, books of account or other document request in writing, the chief metropolitan magistrate, chief judicial magistrate or district collector within whose jurisdiction such property, books of account or document of such company under this act or of corporate person under the said code are situated or found, to take possession thereof. And the chief metropolitan magistrate, judicial magistrate, district collector as the case में भी आप उनको रिक्वेस्ट करते हैं तो पोजेशन लेते हो उन सच प्रॉपर्टी, बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट का, एंड कॉज द सेम टू बी इंटरेस्टेड टू द ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल के ट्रस्ट में ही होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। तो हम रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं राइटिंग में? हम रिक्वेस्ट राइटिंग में कर रहे हैं क्योंकि हमको कस्टडी में लेना है या कंट्रोल में लेना है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि किसी कंपनी की वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स चल रही है, आईबीसी की प्रोसीडिंग्स चल रही है और ट्रिब्यूनल को बुक्स अकाउंट, पेपर जो भी चाहिए तो वो रिक्वेस्ट करेगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, और फिर वो उस कंपनी से लेकर आपको देगी। फिर बात ये भी आती है कि फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग कंप्लायंस विद द प्रोविजन, चीफ मेट्रोपॉलिटन जुडिशियल और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में टेक और कॉज टू टेक सच स्टेप, जो उनको नेसेसरी लग रहा है एक सिक्योर करने के लिए। और जो कोई भी एक्ट जो है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ये जो भी कर रहे हैं इस सेक्शन में, शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट एंड बिफोर एनी अथॉरिटी ऑन एनी ग्राउंड, ठीक है। तो कोई एक्ट क्वेश्चनेबल एक्ट नहीं है, तो नो एक्ट शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन। फिर बात आती है छोटी मोटी कि नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन टू इंटरटेन एनी सूट और प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर अंडर विच ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल इज एम्पावर्ड टू डिटरमाइन। तो सिविल कोर्ट उस सूट को इंटर ही नहीं करेगा, ठीक है, जो सूट ट्रिब्यूनल में चल रहा है, ठीक है। तो ना तो कोई सिविल कोर्ट जो है इंटरटेन करेगा सूट को इंटरटेन ही नहीं करेगा। इनफैक्ट जो भी एक्शन टेकन करे गए हैं तो नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड बाय कोर्ट, ना तो इंजंक्शन ग्रांट करेंगे, ना तो सूट लेंगे, ना तो इंजंक्शन ग्रांट करेंगे। तो वही हमने देखा है कि ना तो जो है सिविल कोर्ट एंटरटेन करेगी कोई सा सूट को जो पेंडिंग है इन ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल, ना तो कोई सा सूट फॉर इंजंक्शन ग्रांट करेगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें देवा की, कोई सा डिफेक्ट हो या वैकेंसी हो तो इससे कोई प्रोसीडिंग इनवैलिडेट नहीं होती है। फिर अपन ने पढ़ा था कि पढ़ रहे हैं इनफैक्ट कि अ पार्टी टू एनी प्रोसीडिंग्स और अपील बिफोर द ट्रिब्यूनल में इधर अपीयर इन पर्सन, या तो सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट, लीगल प्रैक्टिशनर, अदर पर्सन, ठीक है, प्रेजेंट कर सकते हैं उसके केस को बिफोर द ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो सीएस, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंट, लीगल प्रैक्टिशनर प्रेजेंट कर सकते केस, एक्ट कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ पार्टी, तो ये केस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई तो होगा, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ पेंडिंग प्रोसीडिंग्स, ट्रांसफ़र ऑफ पेंडिंग प्रोसीडिंग्स से ट्रांसफ़र के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। अब ट्रांसफ़र ऑफ पेंडिंग प्रोसीडिंग्स थोड़ा सा समझने का है, ठीक है। तो इसके पहले जो है हम 421 के ऊपर जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, ठीक है। चलो अगर हम बात करें पिटिशनर प्रेजेंटेड एन एप्लीकेशन बिफोर द ट्रिब्यूनल, तो पिटिशनर ने एप्लीकेशन, ठीक है, ट्रिब्यूनल को दी जुलाई 18 में, एन ऑर्डर पास कराए मेड अवेलेबल टू पार्टीज ऑन सितंबर 18। एग्री पार्टी ने अपील फाइल कर दी एनसीएलटी को नवंबर 18 में, ठीक है। तो अब सितंबर 18 के ऑर्डर पे अपील नवंबर 18 में करी है, यूँ तो 2 महीने है, पर ये मान लो कि 45 दिन में हो गया है। हो सकता है कि सितंबर का सितंबर एंड हो, नवंबर का नवंबर बिगिनिंग हो, तो ऐसे कैसे 45 दिन में अपील हो रही है, ठीक है। अपील जो है एनसीएलटी पे 6 महीने में पेंडिंग थी। अब क्या अपील फाइल करना, ये क्या ये ऑर्डर में है, तो ये तो ऑर्डर में हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑर्डर में है क्योंकि 45 दिन में करनी पड़ती है। फिर टाइम पीरियड बाय विच एनसीएलटी शुड डिस्पोज, अब ये एनसीएलटी की बात करें कि कितने टाइम पीरियड में इसको डिस्पोज कर देना चाहिए, तो 3 महीने में फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन बिफोर द ट्रिब्यूनल और द फाइलिंग ऑफ अपील, 3 महीने में डिस्पोज कर देना चाहिए। तो वही है कि आपको जो अपील है वो 3 महीने में तो डिस्पोज करनी है, और इनके साथ 3 महीने में नहीं डिस्पोज कर पाए, ठीक है,
तब जब डिस्पोज नहीं कर पाए हो तो सिंपल सी बात है, फिर रिकॉर्ड करोगे रीजंस को। तो यही लिखा हुआ है कि आप रिकॉर्ड करो रीजंस को फॉर नॉट डिस्पोजिंग दी एप्लीकेशन या जो भी है। एंड द प्रेसिडेंट इन चेयरपर्सन ऐसे केस में भी मे टेक इनटू अकाउंट द रीजन सो रिकॉर्डेड एंड जो है एक्सटेंड कर सकते हैं पीरियड को फॉर नॉट एक्सीडिंग 90 डेज, उसको 90 डेज तक एक्सीड कर सकते हैं। तो ये जो छोटी मोटी चीज़ों पे क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो हमने क्वेश्चन को देख लिया, राइट। अब बात आती है कि देखो अब यार हर चीज़ को प्रोविजन से लिंक नहीं हो पाएगा। जैसे कि इधर भी अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम उसको प्रोविजन से लिंक नहीं कर पा रहे। हमने पढ़ा तो है वैसे, ठीक है, पर इसको प्रोविजन से लिंक इनफैक्ट प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे। वो इसलिए क्योंकि हमने जो भी पढ़ा, ठीक है, उसके बाद हमने जो है मिसलेनियस प्रोविजन पढ़े 425 से 434, पर ये जो है वो 423 421 की क्वेश्चन है, अपील सुप्रीम कोर्ट को करना है, वैसे क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम बेटर है कि डायरेक्ट जो है हम अपील वाले ही क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन निपटाते हैं, क्योंकि एक आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। फिर एक 411 का क्वेश्चन आ जाएगा। चलो फिर बात आती है 1 सेकेंड। JSK शेयर होल्डर ऑफ CRI प्राइवेट लिमिटेड फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द कंपनी लॉ बोर्ड, मतलब वही NCLT, ठीक है। वेरियस एक्ट ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट इन द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी सॉर्ट सर्टन रिलीफ मेजर चाहिए थे। तो पिटीशन NCLT को ट्रांसफर हुई ऑन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। NCLT ने ऑर्डर पास किया 5 अक्टूबर को विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, मतलब ये है कि अपील कर सकते हैं, ठीक है। एग्री बाय द ऑर्डर, तो शेयर होल्डर ने सोचा कि अपील करते हैं, ठीक है। लो ब्लड प्रेशर पे था शेयर होल्डर, तो मेडिकली एडवाइस कर रहे थे टू नॉट टू मूव एंड डिड नॉट मूव और ही प्रेफर्ड द अपील विद NCLT 5 दिसंबर को, ठीक है। अलाउड है, चलेगा, ठीक है। ब्लड प्रेशर तो ठीक है, उसने अपील करी, चलेगा। एग्जाम वेदर द अपील इज एडमिसिबल, तो देखो अपील एडमिसिबल है तो हाँ एडमिसिबल है। अब आइडेंटिफाई करो प्रोविजन गवर्निंग फर्दर अपील ऑन ऑर्डर्स ऑफ NCLT। अब NCLT पे आगे फर्दर अपील कैसे करे, ठीक है। तो अपील ट्रिब्यूनल तो एंटरटेन कर सकता है अपील को। अब प्रोविजन रिगार्डिंग टू अपील ऑन द ऑर्डर ऑफ NCLT, ठीक है। तो 423 बोलता है, तो सुप्रीम कोर्ट पे आप अपील फाइल कर सकते हो 60 डेज के अंदर। तो 60 दिन में आप अपील कर दो, विच कैन बी फर्दर एक्सटेंड टू 60 डेज। अब कुछ एक दो क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि जो भी ट्रांसफर ऑफ सर्टन पेंडिंग प्रोसीडिंग्स, जो भी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है वो ट्रांसफर हो जाएगी, ओके। तो ऑन सच डेट एज में बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जो डेट है एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ ऑल मैटर प्रोसीडिंग और केसेस पेंडिंग बिफोर द CLB, तो कंपनी लॉ बोर्ड में जो पेंडिंग है, ठीक है, वो ट्रांसफर हो जाएंगे। मैटर एग्रीड बाय द डिसीजन और ऑर्डर ऑफ द कंपनी लॉ बोर्ड, तो जो मैटर पेंडिंग है CLB में, या आप CLB के ऑर्डर से एग्रीड हो तो आपने अपील करा होगा हाई कोर्ट में, ठीक है, या NCLT में, तो जो पेंडिंग मैटर्स, ठीक है, वो वाले मैटर्स हो गए। फिर ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर कंपनीज एक्ट 1956, मतलब कि 1956 के मैटर्स। तो अगर हम बात करें वापस से तो क्या लिखा हुआ है, मैटर प्रोसीडिंग्स केस पेंडिंग बिफोर CLB, ठीक है, इमीडिएटली बिफोर द डेट शैल स्टैंड ट्रांसफर टू द ट्रिब्यूनल एंड द ट्रिब्यूनल शैल डिस्पोज सच मैटर। अगर आप CLB के ऑर्डर से एग्रीड हो, एग्री बाय द डिसीजन ऑफ CLB, ठीक है, मेड बिफोर सच डेट एंड मे फाइल अपील टू हाई कोर्ट 60 डेज ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, एंड मेड बिफोर सच डेट मे फाइल एन अपील टू हाई कोर्ट, आप हाई कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हो 60 दिन के अंदर, ठीक है। प्रोवाइडेड हाई कोर्ट में इट इज सेटिस्फाइड टू प्रिवेंट, ठीक है, तो उसको फर्दर 60 डेज तक और एक्सटेंड कर सकती है। जो भी है वो इधर जो है चले जाएगा, मतलब कि CLB ने जो ऑर्डर पास करे हैं अब जिस पे वो अपील हो सकती है, तो वो सारे ऑर्डर भी इधर शिफ्ट हो जाएंगे। जो भी कंपनीज एक्ट के जो है पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है, इंक्लूडिंग प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, रिकंस्ट्रक्शन, बाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज पेंडिंग इमीडिएटली बिफोर सच डेट बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट, वो भी ट्रांसफर हो जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल कंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, ठीक है, उसको फॉलो करने का है। तो अगर हम बात करें कि जो भी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है कंपनी लॉ बोर्ड की या कंपनी लॉ बोर्ड के ऑर्डर से आप एग्रीड हो, तो वो प्रोसीडिंग्स पेंडिंग प्रोसीडिंग्स कंपनीज एक्ट 1956 की या आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट के रिस्पेक्ट में बाइंडिंग अप की जो भी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है बिफोर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में, तो वो सब ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन अगर इसका आखिर हम ये देख लेते हैं कि NCLT जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कंसिस्टिंग ऑफ चेयरपर्सन, जुडिशियल टेक्निकल मेंबर फॉर हियरिंग अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। लेटर डिस्कवर ये करा कि चेयरपर्सन इज द जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है,
aggrieved party to a case challenge the sanctity of the order of the respective case and say that it is invalid. Later it is discovered that chairperson is a judge of high court. जो chairperson है ना, chairperson किस में होता है? अपीलेट ट्रिब्यूनल में, क्योंकि ट्रिब्यूनल में प्रेसिडेंट होता है, तो हाई कोर्ट का जज है, ठीक है। तो समझना पड़ेगा कि ये जो सबसे पहले कि इनफैक्ट एग्री पार्टी ने ये चैलेंज कर दिया सैंक्टिटी ऑफ ऑर्डर की, और ऑर्डर ही जो है एक्चुअल में इनवैलिड है। एग्जामिन इन द लाइट ऑफ द गिवन सिचुएशन द वैलिडिटी ऑफ एक्ट और प्रोसीडिंग्स कंडक्ट बाय द एनसीएलटी। अभी तो डिफेक्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अपॉइंटमेंट इनवैलिड हो सकता है, ठीक है, पर जो एक्ट और प्रोसीडिंग्स है, डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन विल नॉट मेक द प्रोसीडिंग्स इनवैलिड, तो एक्ट वो तो वैलिड ही रहेगा। बात करें तो सेक्शन 411 जो अपने को नहीं है कोर्स में, चेयरपर्सन ऑफ एनसीएलटी शैल बी पर्सन हु इज हैज बीन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। समझ रहे हो, जो चेयरपर्सन है वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो। ये सब चीज़ें थी, ठीक है। अब बात करें 431 की, नो एक्ट, कोई भी एक्ट जो है इनवैलिड नहीं होगा मेयरली ऑन द ग्राउंड कि डिफेक्ट है या वैकेंसी है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट इनवैलिड है, पर जो है देखा जाए एक्ट वो तो वैलिड ही रहेंगे, तो नो प्रोसीडिंग विल बी इनवैलिड, ठीक है, डिफेक्ट और वैकेंसी में। सो इस तरीके से हमारा एनसीएलटी की क्वेश्चंस ओवर हुए। अब सीआर ये जो है पर्टिकुलर प्रोविजंस, इसको हम फटाफट भी कर सकते हैं, इसको हम जो है क्विकली भी देख सकते हैं, पर हमें चीज़ें रिटेन होनी चाहिए, राइट। हमें चीज़ें समझने की है, ऐसा नहीं है कि फटाफट पढ़ के आगे बढ़ गए। और ठीक है, हम सिस्टमेटिक तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है, हम सिस्टमेटिक तरीके से बोल रहे हैं, आप इंटू 2 कर लेना, तो सिस्टमेटिक तरीके से ही आपको फास्ट जो है आप पेस पे आप सुन सकते हो, रादर देन प्रोविजंस को छोड़ दूँ या प्रोविजंस को कैसे भी आपको एक्सप्लेन कर दूँ बिना क्वेश्चन के साथ। कोई भी हम प्रोविजन पढ़ते हैं तो बेटर है कि उस प्रोविजन पढ़ने के साथ हम उसके क्वेश्चंस करें, ताकि उस प्रोविजन पे हमारी ग्रिप बन जाए, वो हमारे आगे बेटरमेंट के लिए हेल्प करता है। इन सब चीज़ों में हम टाइम नहीं दे सकते, राइट। तो इस तरीके से हमने ये जो है एनसीएलटी एनसीएलटी ओवर किया है। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, एंड जो भी रिलेवेंट क्वेश्चन हमने रिलेवेंट क्वेश्चन करे हैं, कुछ जो छोटे मोटे प्रोविजंस थे जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी थी वो लिख ली गई है, ठीक है। ओके, सो बाय।